हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितने भी हम लोग केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें अलग अलग रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स को मेज़र करना होता है, ठीक है। या फिर हम लोग जब कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दवाइयाँ जहाँ बनती है फैक्ट्रियों में, वहाँ देखते हैं कि तमाम तरीके से गलती हो सकती है ना। जिस बर्तन में, जिस वेसल में वो दवाई बनाई जा रही है उससे उसकी रिएक्टिविटी तो नहीं है कहीं पर, या किसी भी प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी जो एरर्स आ जाती हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और वो एरर्स कहाँ कहाँ से आती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा कंप्लीट जो टॉपिक होगा इस लेक्चर में, इसके हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये एरर्स है क्या, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एरर का क्या मतलब है। यहाँ पर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए क्या लिखा है, एन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। जैसे किसी चीज का हमने कोई नापा, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर के बारे में हम लोग बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को पता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा ऐसा क्या होगा, ये ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू को कई बार थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इसको प्रैक्टिकल वैल्यू बोलते हैं। ये तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगेन अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करें अपने लैब में तो हो सकता है कि एग्जैक्ट 100 ना आए, कुछ ऊपर नीचे आ सकता है, क्योंकि वाटर पर डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूट उसमें ज्यादा है, कभी कभी आयन उसमें हो सकता है। तो वो जो डिफरेंस आता है, मान लीजिए हमने प्रैक्टिकल किया और वो 99 डिग्री सेल्सियस इसका आया, ये जो डिफरेंस है ये एरर तो कॉज करेगा ना भाई। इसका मतलब कि उस वाटर को हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगी इसको प्रैक्टिकल वैल्यू भी बोलते हैं, ऑब्जर्व को प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल मतलब बुकिश लैंग्वेज में, या उसको ट्रू वैल्यू कहा जा रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग एरर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों जरूरी है हमारे लिए यहाँ पर ये समझा जाए तो लिखा है ना, इवन अ स्मॉल मेजरमेंट एरर कैन लीड टू ओवरडोज, अंडरडोज और रिजेक्शन ऑफ अ बैच। कभी कभी हल्का सा जो एरर भी आएगा, अगर वो 100 के बदले 19 भी आ गया, 99 भी आ गया, ये तो हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी रिएक्शन में, मान लीजिए 2 केमिकल का इस्तेमाल करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है। अब इसको आपको लिखा गया 5 ml, ठीक है, इसको लिखा गया 10 ml लेना है, लेकिन जिस भी वेसल से आप इसको मेजर कर रहे हैं, जिस ग्लासवेयर से आप मेजर कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है 4.9 ही गलती से आप ले लें, है ना, या फिर वो उसमें पहले से एरर हो जिस मार्क पे लगा उतने में, तो वो हल्की सी एरर भी क्या करेगी, ओवरडोज करा सकती है। अगर ये 5.1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा केमिकल मतलब ओवरडोजिंग, है ना। अंडरडोजिंग मतलब थोड़ा सा भी कम हो गया तो रिएक्शन प्रॉपर होगी नहीं, तो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है अच्छा नहीं बनेगा। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरा बैच को रिजेक्ट किया जा सकता है। बैच का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए टैबलेट का एक बार फॉर्मुलेशन स्टार्ट हुआ फैक्ट्री में, मान लीजिए 10 लाख टैबलेट को बनना है एक बार में, उसके लिए सारी प्रिपरेशन होती है, ठीक है, उसको पूरा एक बैच बोलते हैं, ठीक है। तो बैच का रिजेक्शन किया जा सकता है, ओवरडोज हो सकता है, अंडर हो सकता है। तो ये सब चीजें जब हम लोग मैटर करेंगे तो यही इंपॉर्टेंट है कि एरर को कितना इंपॉर्टेंस देना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अपने यहाँ। अगर हम लोग बात करें तो एरर्स क्या होती है, इनवाइटेबल होती हैं, इनएविटेबल, बट अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स मिनिमाइज देयर इंपैक्ट ऑन ड्रग क्वालिटी। अगर हम लोग बात करें तो 100% हम लोग इस एरर को कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे तो वो एरर हो ही जाएगी। लेकिन इसको अगर हम लोग समझे रहेंगे कैसे कैसे आती है तो उसको मैक्सिमम मिनिमाइज करके हम लोग उसका इंपैक्ट ड्रग की क्वालिटी पर, जो इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका एरर, और कहाँ कहाँ पर ये फार्मेसी में इसका इस्तेमाल होना है आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टाइप्स और एरर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, एक होता है रैंडम एरर और तीसरा ग्रॉस एरर। ये है क्या, सिस्टमेटिक एरर के बारे में अगर बात किया तो ये कंसिस्टेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होता है एंड कैन बी करेक्टेड। कंसिस्टेंट मतलब आमतौर पर पाया ही जाता है, प्रेडिक्टेबल मतलब पता होता है हमको, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये एरर आ सकती है ना, और उसको सही कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें कहाँ हो सकता है, रॉन्ग कैलिब्रेशन ऑफ बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस। आपने देखा होगा किसी भी, जब भी केमिस्ट्री में हम लोग इंपॉर्टेंट केमिकल्स को मेजर करते हैं या वे करते हैं तो उसमें एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। मेजर करना होगा तो हम लोग अलग अलग ग्लासवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए पहले हम लोग को कैलिब्रेशन करना होता है, ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए एक मेजरिंग सिलेंडर आपके पास है, ठीक है, ये मेजरिंग सिलेंडर आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशंस होती हैं, लाइंस होती हैं अलग अलग, ठीक है। इन सब लाइंस में आप देखेंगे तो ये मान लीजिए 1 ml हुआ, यहाँ पर 2 ml हुआ, यहाँ पर 3 ml हुआ, किसी न किसी कंपनी में ही तो ये लिखा जा रहा है ना। क्या जरूरी है कि 1 ml लिख दिया तो 1 ml ही होगा वो? तो इस हर तरह से हम लोग इसको पहले करेक्ट करते हैं, मतलब इसकी जो रीडिंग लिखी हुई है इसको करेक्ट करना ही कैलिब्रेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या?
अब इसको करेक्शन करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को कैलिब्रेट करने के लिए पिपेट का इस्तेमाल करते हैं, इन द सेम वे हर ग्लासवेयर का अपना एक कैलिब्रेशन प्रोसेस है, उस तरह से हम लोग इसको करते हैं, मतलब इट कैन बी करेक्टेड, है ना। जितनी भी सिस्टमेटिक एरर होगी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। रैंडम एरर के बारे में बात करें तो ये कई बार बाई चांस आ सकती है, कहीं पर भी पता नहीं होगा ना, कहीं पर कुछ भी एरर हो सके, है ना। अब मान लीजिए आपने कोई सॉल्वेंट डाला था, उसमें गलती से कोई डस्ट पार्टिकल भी पड़ा था, केमिकल खुला बोतल में रखा था, उसमें भी आ गया, तो ये क्या हो गया, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे एग्जांपल तौर पर दिया फ्लक्चुएशन इन रूम टेम्परेचर, मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन को कराना है ना, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन उस समय सर्दी का माहौल था, तो आप कितना टेम्परेचर पूरा 25 पे 25 रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसकी वजह से भी एरर आ जाता है तमाम रिएक्शन में। तो उस टाइप की एरर को हम लोग रैंडम बोलते हैं ना, कि बाई चांस गलती से हो जाना, ये गलती से होने वाली चांस एरर्स है, सॉरी। अगली एरर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर क्या है, जैसे ह्यूमन मिस्टेक्स, है ना, ऑफ एन लार्ज एंड ऑब्वियस, कई बार ह्यूमन मिस्टेक्स, इसी को तो हम लोग को कंट्रोल करना है बेसिकली, है ना। ह्यूमन मिस्टेक्स कहाँ हो सकते, जैसे मान लीजिए मिस रीडिंग ब्यूरेट, अब ब्यूरेट में कुछ टाइट्रेशन रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क वाला, ब्यूरेट में कोई रीडिंग आई, हमने उसमें क्या किया, उसको मिस रीडिंग कर दिया, मतलब उसमें लिखा कुछ और था, पढ़ने में कई बार गलती हो गई, 37 38 कितना हम पढ़ रहे हैं, उसको वजह से एरर हो सकती है ना। स्पिलिंग सैंपल, कोई हमने सैंपल एक्सपेरिमेंट करते 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 थोड़ा सा गिर गया, अब टीचर को नहीं बता रहे हम लोग लैब में, है ना, लेकिन उसकी वजह से कोई ना कोई आगे चल करके समस्या आने वाली है। तो अगर ऐसा, इसीलिए लैब में हम लोग काफ़ी सावधानी से हम लोग को लैब करना चाहिए हमेशा से, ठीक है, जिससे कि कोई भी एरर ना हो। तो ये ह्यूमन मिस्टेक्स को ही ग्रॉस एरर बोलते हैं हम लोग, इसको मैक्सिमम हम लोग को दूर करना चाहिए। सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में कहा जाए तो सिस्टमेटिक अफेक्ट दिस एरर अफेक्ट एक्यूरेसी मतलब जितना भी सही होना चाहिए, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट, उस तरह से उतना सही नहीं आता है। और रैंडम एरर क्या अफेक्ट करता है, प्रिसीजन। अब ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। दो टर्म आपके लिए कुछ नया आ रहा होगा, हालांकि आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। देखिए एक्यूरेसी क्या मतलब होता है, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। हमने कहा मेजर्ड वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू समझिए, जो हम लोग प्रैक्टिकल करके निकालते हैं, और ट्रू वैल्यू क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर एक सैंपल लिया, एक स्टूडेंट ए है ना, और इन्होंने किसी वैल्यू को नापा, कितना, एक बार में 99.9, दोबारा इन्होंने नापा इसी को 100.1, तिबारा इन्होंने नापा, 3 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और 100 आया, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आई है, देखिए जो ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर कितना होता है उसका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 99.9 भी क्या है, उसी के क्लोज है एकदम से, 100.1 भी क्या है, उसी के क्लोज है। इसलिए ये क्लोज जो ट्रू वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब 100, इसके जो सबसे क्लोजेस्ट वाली वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए एक दूसरा बच्चा है बी, ठीक है, उसने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और एक बार उसका 96.2 आया, एक बार 96.3, एक बार 96.2, ठीक है। ये 3 बार हम लोग क्यों करते हैं, मान लीजिए 96.2 आया, तो अभी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि अब 100 आना चाहिए था, आपका 96.2 कैसे आ गया। भाई हो सकता है कि आप जिस तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, तो उसमें तमाम सॉल्यूट पार्टिकल्स पर भी डिपेंड करता है ना। जब आगे आप जाएंगे, दोबारा आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो आपने फिर देखा 96.3 आया, मतलब उसी के आसपास रहा। जितने बार भी आप कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आपकी आ रही है, अगर वो आसपास वैल्यू ही आ रही है, इसी को प्रिसाइज्ड वैल्यू बोलते हैं, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या है, सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के क्लोज होना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए करेक्ट वैल्यू हम लोग समझ रहे हैं। प्रिसीजन क्या होता है, रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स, जितना बार मेजरमेंट कर रहे हैं आप, उसी के आसपास अगर वैल्यू आ रही है, इसी को प्रिसीजन बोलते हैं। लिखे ना, हाउ क्लोज द रिजल्ट्स आर टू ईच अदर, जो भी रिजल्ट आ रहा है कितनी बार वो आ रहा है। जैसे कंसिस्टेंट होता है ना, मान लो एक विराट कोहली है और वो लगातार हर मैच में 30-40 बनाते हैं, है ना। भले आप उसको बोलिए कि अच्छा खेला खराब खेला अलग बात है, लेकिन जब एट द एंड ऑफ सीरीज आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बनाया है ना। एक कोई दूसरा प्लेयर आया, सिर्फ और रोहित शर्मा आए और उन्होंने सेंचुरी मार दिया, अगले में 1-2 रन 4 रन में चले गए या 0 रन में चले गए, तो अब टोटल रन आप देखेंगे तो विराट कोहली ज्यादा हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं था, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो मेरे समझ में विराट कोहली सो मच कंसिस्टेंट। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ट्रू वैल्यू मान लीजिए 100 है, ए इज मोर एक्यूरेट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है सैंपल में कि जो ए स्टूडेंट है ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन बी क्या है, ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, लेकिन लेस एक्यूरेट है। उसका प्रिसीजन तो है उसमें,
लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है। बेस्ट रिजल्ट का मतलब होता क्या है, अगर वो हमारा पास जो भी वैल्यू आ रही है वो एक्यूरेट भी हो और साथ में प्रिसाइज भी हो, मतलब वो सही भी हो, सही के एकदम क्लोज वाली वैल्यू भी हो और वो बार बार रिपीटेबिलिटी भी उसकी अच्छी खासी हो, इसी को बोलते हैं प्रिसाइज्ड वैल्यू, है ना। तो हमेशा हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स में एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड मेजरमेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बेसिक डिफरेंस क्या है आपने समझा होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैथ्स में या फिर फिजिक्स में बहुत जूनियर क्लासेस में 8th 9th में भी आपने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। हो सकता है आपने इसको हिंदी में पढ़ा हो, कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, इसी को बोलते हैं हिंदी में सार्थक अंक, इसी को बोलते हैं सार्थक अंक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आमतौर पे आप सुनते हैं कि 1 के इधर 0 लगा देने से ये 10 हो जाता है, लेकिन 1 लिखा है इधर 0 लगाएंगे तो ये 0 की कोई खास वैल्यू नहीं है, मतलब ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इधर रहेगा तो 0 क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, इधर रहेगा तो 0 नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग आगे समझते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपके एग्जाम में फाइनली पूछा जाएगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसमें से तो पक्का 1 नंबर आपका बनने वाला है। डेफिनेशन के बारे में बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स इन नंबर दैट कैरीज मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स एक्यूरेसी, है ना। कोई नंबर लंबा सा दिया हुआ है, जैसे ये 1 2 3 दिया हुआ है ना। अब इसमें कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, जैसे एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, ये 1 2 3 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिजिट्स की बात कर रहा हूं। तो इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं जो मीनिंगफुल हैं, तो आप देखेंगे तो 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि इसका रूल्स हम लोग समझते हैं। देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं किसी भी नंबर में, तो वो सब के सब काउंट होते हैं कैसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे ये 1 2 3 123 है ये, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर पूछेगा कोई तो 3 इसमें आंसर आएगा ना। दूसरा रूल देखो, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे एक नॉन जीरो डिजिट हो गया ये 1, एक हो गया 4, इसके बीच में जो जीरोस होंगे, कितने भी जीरो आ जाए वो सब के सब सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। इसी तरह से 104 में कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। समझ में आ रहा है क्या। तीसरा रूल कहता है लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब पहले इधर जो लगाते हैं हम लोग, तो 0.00 ये सब है ना कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो 0.007 अगर डेटा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, क्योंकि इसी वजह से चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चौथा क्या है, ट्रेलिंग जीरोस। लीडिंग मतलब इधर वाला, ट्रेलिंग मतलब पीछे तरफ, है ना। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल, डेसिमल लग गया तो काउंट हो जाएगा, डेसिमल नहीं लगेगा तो नहीं काउंट होगा, है ना। ये कैसे हुआ है सिग्निफिकेंट, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल तौर पर ये 2.300 है, ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट हम लोग काउंट कर लेंगे डेसिमल के बाद। तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको इसको मतलब समझ में आया होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस और आपको इससे रिलेटेड करना होगा। जैसे हम लोग आगे देखते हैं, एक नंबर हमने ये लिया 0.00721, है ना। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हालांकि लिख ही दिया है, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। देखो जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, जो लीडिंग जीरोज हैं वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो ये तीनों जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसमें 1 2 3 यही 3 सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, इसलिए इसमें 3 ही है। जैसे ये देखो 1030, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो ये वाला तो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है 0, ठीक है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेलिंग जीरो कॉन्सेप्ट है ना। सिग्निफिकेंट अगर यहां पर ये पॉइंट होता तो ये भी चारों काउंट हो जाते, लेकिन ये पॉइंट नहीं है इसलिए ये वाला काउंट नहीं आएगा। इसमें आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 3, समझे, लिखा ना, इफ नो डेसिमल। अगर इसमें डेसिमल होता कहीं पर भी तो सब काउंट हो जाते, ठीक है क्या। आगे जैसे ये अगला क्वेश्चन देख लो, 1030.0 है ना, 0.0 डेसिमल है ये। तो अब देखो यहाँ पर ये सब तो काउंट होंगे ही, और साथ में पॉइंट के बाद ये लिखा है तो इसलिए ये भी काउंट हो जाएगा। इसमें 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक और एग्जांपल देख लो 2.3400, तो इसमें टोटल देखेंगे तो 5 लिख ही रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले सारे जीरो को हम लोग काउंट करते। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग 0 बदले 1 करने तो बहुत इंपैक्ट आ जाएगा इस वजह से, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसमें कितने होंगे, 5। इसमें देखा जाए तो पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट होता तो 3 होते, पॉइंट नहीं है तो ये दोनों नहीं काउंट होंगे, सिर्फ एक ही काउंट होगा, इसलिए 1 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ में आया होगा। क्या लिखा है देखो, यूजिंग द करेक्ट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंश्योर्स एक्यूरेसी इन डोजेज कैलकुलेशंस एंड टेस्ट रिपोर्टिंग। ये क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है फार्मेसी में। कई बार अब आप डायरेक्ट 2 किलो 5 किलो तो आप नहीं लेंगे ना, यहाँ पर जितने भी मेजरमेंट होंगे वो पॉइंट, जैसे 2.3010, अब कितने डिजिट तक आपको जाना है ना, उसमें से कितना आपको लेना है। तो ये चीज के लिए आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ना और पढ़ाना है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिएगा, हम लोग इसको रिजॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं
कि लैब में ये सोर्सेज ऑफ एरर्स कहाँ से हो सकते हैं ना। सोर्स मतलब स्रोत क्या होता है, कहाँ से वो आ सकता है। कॉमन सोर्सेस अगर हम लोग बात करें, देखो कि एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेजर के लिए, वे करने के लिए, अगर उसी में कुछ फॉल्ट हो, बैलेंस आप इस्तेमाल कर पहले से गड़बड़ है वो, तो जाहिर सी बात है जो भी चीज आप उसमें नाप करके आगे काम करेंगे तो वो गड़बड़ी होगा। फॉल्टी बैलेंस लिखा है ना, पिपेट जो आपने लिखा है उसी में गलत नंबरिंग लिख गई है ना, ब्यूरेट जो आपने लिया है उसी में कई बार गलत चीज मार्किंग हो गई है, तो वहां से इंस्ट्रूमेंटल ही खराब, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ आगे चल के खराब ही होने वाला है। दूसरा एरर कहां से हो सकता है, एनवायरनमेंट से हो सकता है। एनवायरनमेंट मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से तमाम एरर आ जाती है ना, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से दिक्कत आएगी। फ्लक्चुएशंस बार बार हो रहा है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो रही है लगातार एनवायरनमेंट में, बारिश हो गई तो कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही केमिकल, क्योंकि अलग अलग नेचर के होते हैं। तमाम केमिकल्स आपको दिखेंगे जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मतलब वो मॉइस्चर आसपास है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। अगर एयर है कहीं पर तो वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो उन सब का भी इफेक्ट पड़ता है। तो किसी भी मेजरमेंट में ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी असर डालता है। अगला हम लोग देखें तो प्रोसीजरल एरर बात करें, जो भी हम लोग मेथड किसी भी चीज को बनाने के लिए जो प्रोसीजर बनाए हैं उसी में कुछ एरर है ना। मान लीजिए हम सब्जी बनाना चाह रहे हैं, तो सब्जी पनीर की बनाने के लिए कुछ तो उसका प्रोसेस होगा ना, कि पहले तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, फिर उसमें मसाले डालेंगे, फिर लास्ट में पनीर डालेंगे, है ना। अब आपने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, पनीर पहले ही आपने डाल दिया, सबको डाल दिया, प्याज सबसे लास्ट में डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पनीर की सब्जी टेस्टी नहीं बनेगी। तो वो मतलब प्रोसीजर का मतलब है कि प्रोसीजर में अगर इनकरेक्ट मेथड है, गड़बड़ी वहीं पर है, तो दिक्कत हो जाएगी। ओवर टाइट्रेशन भी समस्या है। टाइट्रेशन एक रिएक्शन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तो टाइट्रेशन में होता क्या है कि नीचे एक हमारे पास टाइट्रेंट होता है, ठीक है, और ऊपर टाइट्रेंड होता है। तो आमतौर पर हमको टाइट्रेंड का कंसंट्रेशन फाइंड करना होता है। तो अगर आप लोग आमतौर पर देखते हैं कई बार बच्चे लैब में टाइट्रेशन करते समय उनका पेशेंस लेवल काफी कमजोर हो जाता है। कमजोर इन द सेंस कि जब आप टाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं, ऊपर ब्यूरेट से केमिकल गिर रहा है, नीचे से एक ड्रॉप गिरा नहीं कि हम लोग तुरंत उसको सेक करते हैं, दूसरा गिरा हम लोग उसको तुरंत सेक करते हैं, लेकिन कई बार पेशेंस लेवल कम होने के चक्कर में बच्चे उसका नोजल और खोल देते हैं। तो होता क्या है कि ज्यादा केमिकल नीचे आ जाता है ना, स्पीड पे गिरता है। मुझे लगता है कि हाँ बगल वाले का रीडिंग आया था 15 ml के बाद, तो हमारा भी लगभग 15 ml तो होगा ही, 10 ml पहले गिरा दिया उसमें, है ना। तो इस लापरवाही के चक्कर में जब आप उसको नोजल को ऑन करके तेज कर देंगे, मतलब डिपिंग जो हो रही है उसका रेट अगर तेज हो जाएगा, तो क्या होगा, जिस एक ड्रॉप गिरने के बाद जो कलर चेंज आया है ना, उसके बाद और 2-4 बूंदे उसमें गिर जाएंगे एक्स्ट्रा। अब ये उस केमिकल के अंदर एक्स्ट्रा आ गई है, मेजरमेंट आप तो उसी के बाद लेंगे, तो वहां से क्या होता है, कई बार वो एरर आ जाती है, इसको प्रोसीजरल एरर में रखा जाता है। तो एक और चौथी एरर हम लोग देखते हैं, सोर्सेस क्या है, पर्सनल एरर्स है। पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है ना, एक रीडिंग मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ भी लिखा है आपने उल्टा पुल्टा पढ़ लिया। एक पैरालैक्स एरर है। पैरालैक्स एरर क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए आपने मेजरिंग सिलेंडर में 10 ml देखा आपने, है ना, आपने मेजरिंग सिलेंडर ऐसे रखा, यहां से देख लिया, तो क्या होगा कि आप रीडिंग वहां से जो एक एंगल बन के आएगा वो डिफरेंस आएगा, है ना। हमेशा उसको देखना कहां पर है, अपने आंख के पैरेलल एकदम रख करके, है ना। ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा कहीं ना कहीं उसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं पैरालैक्स एरर, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं। इन सब का मतलब क्या, देखो मिनिमाइजिंग एरर्स, इन सब के एरर को मिनिमाइज कर किया जाता है, किस लिए, फॉर बेटर बैच क्वालिटी। जो भी आप बैच बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो अच्छा बने, और अच्छा बनेगा तो क्या होगा, पेशेंट विल बी सेफर, है ना। तो पेशेंट की सेफ्टी ही अल्टीमेटली हम सब फार्मासिस्ट का कहीं ना कहीं टारगेट है ना। किसी भी तरह से हम जो भी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उससे पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एरर्स बाय विच एनी प्रोडक्ट कैन बी फॉल्टी। आइए हम लोग जितना भी पढ़े अब इसको हम लोग समराइज करते हैं। तो हम लोगों ने एरर पढ़ा। एरर का मतलब क्या, देखो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड ट्रू वैल्यू, यही एरर है, सिंपल गलती मतलब, है ना। जो भी प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी, जो थ्योरी वाली वैल्यू आई है, इन दोनों में जो एरर है वही उसी को, जो डिफरेंस है उसी को एरर बोल रहे हैं। फिर एक एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, हाउ क्लोज वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको कितना क्लोज आप जा सकते हैं, वही एक्यूरेट वैल्यू मानी जाएगी। एग्जैक्ट आप वही नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो काफी एक्सपर्टीज का काम होता है। प्रिसीजन क्या होता है, हाउ क्लोज वैल्यूज आर टू ईच अदर। जितने भी रीडिंग्स आप निकाल रहे हैं वो सब आपस में कितना क्लोज है ना। हमेशा हम लोग जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रीडिंग निकालने वाला, जैसे टाइट्रेशन ही करते हैं, तो मिनिमम 3 वैल्यू करते हैं, निकालते हैं, उसकी 3 बार कम से कम रिपीट करते हैं, क्योंकि एक बार आपने किया कुछ भी उल्टा पुल्टा आ सकता है, इसलिए 3 बार निकाल के हम लोग उसका एवरेजिंग लेकर के काम करते हैं। एक सिस्टमेटिक एरर हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या होता है, ये करेक्ट कर सकते हैं इसको हम लोग, एक कंसिस्टेंट एरर है, ठीक है। इससे क्या खराब होता है, एक्यूरेसी खराब होती है इससे, ठीक है। रैंडम एरर हमने बात किया कि अनप्रेडिक्टेबल है, कोई जानकारी नहीं दे किसी को। नेचुरल वेरिएबिलिटी है ना, प्रिसीजन से खराब होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोगों ने पढ़ा कि दीज फिगर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रिसीजन इन न्यूमेरिकल रिजल्ट्स। जितना भी आप नंबर में कोई रीडिंग आ रही है आपके पास, तो वो कितना सही है ना, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू, ठीक है क्या। तो हम लोग आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन, जितना भी हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा इसका क्या कंक्लूजन है। जैसे हम लोग बात करें तो इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर नॉट जस्ट नंबर्स।
सिर्फ ये नंबर नहीं है भैया, है ना, समझना पड़ेगा। दे आर द बैकबोन ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन। कौन सी दवाई हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये कोई मैथमेटिक्स होती तो सिंपल सा हमारी एरर हो गई, चलो काट गया, 0 नंबर मिला, आगे बढ़ा। लेकिन हम लोग का जो प्रोफेशन है इसमें थोड़ी सी गलती, है ना, एक्यूरेट वैल्यू ना हुआ, उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो फॉल्टी बनेगा। वो प्रोडक्ट कोई ना कोई पेशेंट ही खाने वाला है। अब पेशेंट कोई भी हो सकता है, वो हमारे घर से हो सकता है, आपके घर से भी हो सकता है, तो उसको क्या होगा, सेफ्टी इशू तो आएंगे। वो दवाई क्या हो सकती है, बहुत खराब हो सकती है, इवन डेथ कैन अकर, है ना। इसलिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, इसलिए कहा गया बैकबोन है ये इफेक्टिव मेडिकेशन का। व्हेन इट कम्स टू पेशेंट केयर इवन अ मिलीग्राम मैटर्स, सो एवरी मेजरमेंट काउंट। अगर किसी पेशेंट के लिए हम लोग बात करें, कोई दवाई उनको 500 मिलीग्राम दी जा रही है, या फिर जो हार्मोनल पिल्स होती हैं कई बार वो 1 mg 4 mg ऐसी भी होती हैं, तो 4 mg और 4.1 mg में डिफरेंस आएगा ना। देखो 0.1 मिलीग्राम भी क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को इसको ध्यान में रखना है ना। जब भी आप कभी प्रोडक्शन में काम करें तो इसको ध्यान से समझना है कि देखो ये छोटी सी गलती आपको लगेगी, लेकिन ये गलती बड़ा नुकसान कर जाएगी आपकी, ठीक है क्या। तो फिलहाल आज के लेक्चर में यही हम लोग को पढ़ना था, हम लोगों ने जिसको पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज क्या क्या इसमें आती हैं फार्मास्यूटिकल्स में। फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब जो दवाइयां बन रही फाइनली, उसमें कहां से कब से कौन सी इम्प्यूरिटी आ सकती है, और उसके साथ ही हम लोग लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज के अगले लेक्चर में। कीप वॉचिंग, थैंक यू।